हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस का एक और चैप्टर रिवीजन के लिए। आई होप कि आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप उन्हें लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर विद्युत में और उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई आप जानते हैं कि विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, यानी करंट का जो यूनिट है, मात्रक होता है, वो एम्पियर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम के नियम में आप फॉर्मूला जानते हैं कि V बराबर आई आर। तो V बराबर क्या होता है? आई आर। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि V क्या होता है? विभवांतर, I होता है आपका धारा और R होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पर धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, तो ये आपका तीनों क्या है? संबंधित है ओम के नियम से। और ओम का नियम ये कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसमें बह रही धारा के समानुपाती होता है, यानी विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है। तो यह है ओम का नियम। अब अगले क्वेश्चन पे चलें। प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई है ओम। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है। और प्रतिरोध क्या होता है? यह धारा के बहने का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज यानी विभवांतर की इकाई क्या है? तो वोल्टेज यानी विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति यानी पावर की इकाई यानी मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वॉट। ठीक है। जैसे कि हम घरों में कोई भी उपकरण लाते हैं, जैसे बल्ब वगैरह, टीवी, ट्यूबलाइट, तो उनमें वॉट में उनकी शक्ति मापी जाती है कि कितने वाट का बल्ब है। तो विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। ठीक है। अब है, चालक में क्या मुक्त रूप से घूमते हैं? तो चालक जो होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, इनमें क्या होते हैं? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? वही घूमते रहते हैं और उसी के कारण इनमें विद्युत का चालन होता है। तो चालक यानी कंडक्टर जो धातु होती है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ यानी सर्किट में धारा यानी करंट प्रवाह की दिशा क्या होती है? यानी किस तरह से, किस ओर को धारा करंट आपका बहता है? तो ये बहता है धनात्मक से ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर धारा बहती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? तो यहाँ लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा और कांच में से जो तांबा है वो विद्युत का अच्छा चालक है और बाकी तीनों जो है वो कुचालक है। अगला क्वेश्चन, दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये जो श्रेणी क्रम है उसका प्रतिरोध होता का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है R1 प्लस R2, तो दो प्रतिरोधों के लिए R1 प्लस R2। ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध यदि समानांतर में जुड़े हों, यानी दो रेजिस्टेंस अगर समांतर पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो उनका समतुल्य यानी कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जो समांतर या पार्श्व क्रम का सूत्र होता है एक बटे आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर दो के बारे में पूछा है तो होगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि ओम का सूत्र है V बराबर आई आर, यानी V बराबर I गुणा R। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति यानी पावर का सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है? तो P बराबर होता है V I, यानी V गुणा I। जो शक्ति है वो होता है विभवांतर गुणा धारा। अब अगला क्वेश्चन, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट अगर किसी कंडक्टर वायर में बह रहा है तो क्या उत्पन्न होता है? तो जब तार में बहुत देर तक धारा बहेगी तो वो गर्म हो जाएगा, तो ऊष्मा निकलेगी और ज़्यादा देर तक बहने पर वह क्या करेगा? एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, यानी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊष्मा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें ऊष्मा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्या होंगे? उत्पन्न हो जाएंगे। आइए चलिए हम श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम प्रतिरोधों के संयोजन यानी जो जोड़ने को देख लेते हैं कि कैसे उन्हें जोड़ा जाता है। तो यहाँ हमने श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को दिखाया गया। ये एक के बाद एक, पहला, फिर इसी के सिरे से दूसरा और इसी के सिरे से तीसरा लगाया है। तो ये आपके श्रेणी क्रम में है। ठीक है। यहाँ सेल जुड़ा हुआ बैटरी,
यहाँ पर इसका स्विच है, और यह है अमीटर जो कि इसके श्रेणी क्रम में ही अमीटर को जोड़ा जाता है जो कि धारा को नापता है। यहाँ पर हमने 3 वोल्ट मीटर भी हैं हर एक जो प्रतिरोध पर लगाए हैं, ये आपके समांतर या पार्श्व क्रम में लगाए जाते हैं। तो वोल्ट मीटर को लगाते हैं पार्श्व क्रम में और अमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। तो ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र हो गया। आर एस यानी सीरीज वाला यानी श्रेणी क्रम बराबर होता है R1 + R2 + R3। ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर देखें पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि समांतर भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर तीनों जो प्रतिरोध है वो समांतर दिख रहे हैं एक दूसरे के, यहाँ पर R1, R2 और ये R3। तो इस तरह से इनको हमने क्या लगाया है, पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में लगाया है। और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं, तो इसी तरह हमने वोल्ट मीटर को भी लगा दिया, यानी सबके जो प्लस टर्मिनल एक जगह और नेगेटिव टर्मिनल एक जगह जोड़े जाते हैं। और यहाँ पर हमने लगाया अमीटर जो कि यहाँ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह पार्श्व क्रम का सूत्र हो गया 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये आपने देखा श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। अब यहाँ श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में लगाने के क्या क्या लाभ हैं, तो अगर हम घरों के उपकरणों के बारे में बात करें, घरों के सर्किट के बारे में बात करें, तो वो हमारे पार्श्व क्रम में लगे रहते हैं, यानी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है वोल्टेज सबको समान मिलती है और धारा का मान इसमें बढ़ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो क्योंकि ये सीधे सीधे जुड़ जाते हैं तो यहाँ प्रतिरोध अधिक होता है और धारा का मान कम, और सबको क्या होता है वोल्टेज समान नहीं मिल पाता। और यहाँ पर क्या है कि पार्श्व क्रम में लगाने के फ़ायदे, यहाँ प्रतिरोध कम होता है और धारा का मान अधिक होता है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर जाएं। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए। तो फ्यूज तार जो हमारे मेन स्विच के पास एक सेफ्टी डिवाइस यानी सुरक्षा उपकरण लगा रहता है फ्यूज, इसमें क्या होता है कि एक तार होता है जो कम गलनांक का होता है, यानी ज़्यादा वोल्टेज आने पर वो गर्म होकर के पिघल जाता है, गल जाता है। तो निम्न गलनांक का होना चाहिए ताकि हाई वोल्टेज आने पर वो गल जाए और सर्किट टूट जाएगा, यानी परिपथ वहाँ पर टूट जाएगा। तो हमारे जो अंदर है वो लाइट नहीं जाएगी हाई वोल्टेज, और हमारे जो भी उपकरण हैं वो हाई वोल्टेज से ख़राब होने से बच जाएंगे। तो ये आपका फ्यूज़ जो है, एक फ्यूज़ तार जो है एक सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा उपकरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो यहाँ पर है लोहा, तांबा, चांदी या सोना। तो यहाँ पर चांदी जो है वो सबसे अच्छी चालक मानी जाती है धातु की। ठीक है। और अब है 1 किलोवाट घंटा यानी kWh किसकी इकाई है, किसका मात्रक है। तो यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है। एक जैसे आपने देखा कि वॉट है शक्ति का, तो शक्ति गुणा समय, तो ये होगा आपका विद्युत ऊर्जा। अगर आपको निकालनी है कि कौन सा कोई भी उपकरण कितने घंटे चलकर कितनी ऊर्जा देगा, तो आपका करेंगे उसे वाट गुणा घंटा, यानी उसकी शक्ति गुणा समय से आप निकाल सकते हैं। तो जो विद्युत ऊर्जा की इकाई है वो किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा इसका बड़ा मात्रक है, इसे हम यूनिट भी कहते हैं। विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार किसका बना होता है। तो विद्युत हीटर में जो तार होता है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और वो बने होते हैं नाइक्रोम के। ठीक है। नाइक्रोम जो तार है उनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, और ये क्या होते हैं कि जैसे ही इनमें धारा प्रवाहित होती है तो ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर के ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है और उच्च प्रतिरोध वाली होती है ये मिश्र धातु। ठीक है। अब लिखा है अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर। हाँ, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर, इस पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार का पदार्थ है। चालक होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा और कुचालक होगा तो उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई पर, हाँ, यानी तार के मोटे और पतले होने पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर, तार कितना लंबा है और पदार्थ कैसा है, चालक है या कुचालक है, और मोटाई तार की उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, तापमान बढ़ने पर एक धातु चालक का प्रतिरोध, यानी अगर धातु को गर्म करेंगे तो उसका चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम जो यूज़ करते हैं धातु, उनके जो बहुत प्रतिरोध बहुत कम होता है। जैसे तांबा है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और वो गर्म नहीं होता, क्योंकि गर्म होने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा का मान कम हो जाएगा। इसलिए तांबे को एक अच्छा चालक माना जाता है।
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। तो ऊष्मीय प्रभाव यानी तापी प्रभाव, यानी अगर गर्म धारा प्रवाहित करने पर गर्म हो जाएगा तो उसे कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी जब किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो मोटर में ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग नहीं होता, इस पर तो चुंबकीय प्रभाव का होता है। जनरेटर में भी चुंबकीय प्रभाव का होता है, बैटरी में तो रासायनिक प्रभाव, और यहाँ विद्युत हीटर में हम देखेंगे कि वह ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि यह ऊष्मा देता है हमें, तो यह क्या करता है, ऊष्मीय प्रभाव का एक उदाहरण है। इसी तरह जो विद्युत प्रेस है जिससे हम कपड़ों में प्रेस करते हैं वो, और गीज़र है और रूम हीटर हैं, ये सब ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। और जो फ्यूज़ है वो भी ऊष्मीय प्रभाव का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जूल के नियम के अनुसार, यानी जूल का जो तापन नियम है उसके अनुसार उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होती है। तो जूल का जो तापन नियम है उसका फॉर्मूला है H, यानी हीट जो होती है वो किसके बराबर होती है, H बराबर होता है I² RT। I² R यानी I यहाँ पर धारा हो गई, R आपका प्रतिरोध हो गया, और T यानी समय। तो इसमें देखेंगे कि धारा, प्रतिरोध और समय, तो यहाँ लिखा है धारा के वर्ग के, ठीक है, R, और प्रतिरोध के, हाँ ठीक है, समय के, इस, तो यहाँ तीनों के जो समानुपाती होती है, यानी हीट, यानी कितनी देर तक धारा प्रवाहित करेंगे, ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो ज़्यादा गर्म होगा, प्रतिरोध अधिक होगा तो भी हीट ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा समय तक आप उसे धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो यह कहलाता है जूल का तापन नियम। अब अगला क्वेश्चन है, जूल का तापन नियम किससे संबंधित है। तो अभी हमने देखा जूल का तापन नियम है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से, क्योंकि यह क्या करता है, हीट को बताता है कि किसी उपकरण से कितनी हीट निकल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो अमीटर का उपयोग करते हैं हम विद्युत धारा मापने के लिए। अमीटर यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, और अमीटर को हम कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, इससे विभवांतर यानी वोल्टेज को नापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, यानी 0 अगर हो तो आदर्श इसे माना जाएगा। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव यानी वोल्टेज मापने का सूत्र क्या है। तो V है उसका सूत्र क्या होगा। तो V बराबर हमने देखा था अभी ओम के नियम से, V बराबर IR, यानी V बराबर I गुणा R। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अगला है, विद्युत धारा यानी करंट जो है उसको मापने का सूत्र क्या है। तो इसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं कि I बराबर V/R, I बराबर V/R, ये आपका विद्युत धारा मापने का सूत्र है। तो इस तरह आपने चैप्टर 11 के इम्पॉर्टेंट MCQs को देखा। आई होप कि आपको ये MCQs अच्छे लगे होंगे और आपको कंटेंट पसंद आया होगा, और आपके काफ़ी डाउट सॉल्व हो गए होंगे। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहिए और इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।